हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 6, परिणीति की परेशानी। अगले दिन मल्होत्रा मेंशन में परिणीति की आंखें खुली तो उसने खुद को एक बहुत ही सुंदर कमरे में पाया। वह कमरा बहुत शांत दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सफेद रंग के पर्दे लगे हुए थे, खिड़की भी बंद नजर आ रही थी, तो वही हर एक समान सफेद रंग का था। ये देखकर परिणीति जल्दी अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर बेड पर जाकर बैठ गई। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे हुए कपड़ों पर गई, जो शायद उसके लिए थे। परिणीति कपड़े के पास आए और अपने हाथों में कपड़े लेकर उसे देखने लगी। कपड़े देखते देखते अचानक से परिणीति को ख्याल आया कि उसने अपनी माँ से बात नहीं की है। उसने तुरंत अपना फोन लेकर अपनी माँ को कॉल लगाने के लिए नंबर डायल किया, पर तभी अचानक से उसके फोन पर उसकी बहन का कॉल आ गया। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और स्पीकर पर रखा। परिणीति की बहन समीक्षा मुस्कुराते हुए कहती है, परिणीति कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मेरी नायरा से बात हुई थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम फिक्र मत करो, माँ को इस बार में पता नहीं चलेगा। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि तुम अब वहीं रहो। तुम अब उनके घर की बहू बन चुकी हो, ऐसे में तुम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मानती हो। सोचो, अब जब तुम ऐसे ही उनके घर को छोड़कर चली जाओगी, तो उन लोगों को कितना बुरा लगेगा, और जब बाहर वालों को पता चलेगा कि घर की बहू घर में है ही नहीं, तो उन पर कितनी उंगली उठाई जाएगी। पूर्ण विराम। समीक्षा की बात सुनकर परिणीति हैरानी से कहती है, लेकिन समीक्षा, मैं माँ से झूठ नहीं कह सकती हूँ, और ऐसे में तुम ये सब जानकर खुश कैसे हो सकती हो? तुम्हें क्या अजीब नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पर अपनी स्कॉलरशिप के जरिए जॉब लेने आए थे, ट्रेनिंग करने आए थे, और तुम ये सब जानकर खुश हो रही हो? पूर्ण विराम। परिणीति की बात सुनकर समीक्षा मुस्कुराते हुए कहती है, परिणीति, क्या तुम्हें याद है जब तुम मुंबई जाने के लिए बैकपैक कर रही थी और तभी एक गुरुजी घर के अंदर आए थे? उन्होंने क्या कहा था, किस्मत में जो लिखा होता है ना, वह मिलकर रहता है। क्या पता अभिमन्यु जीजू तुम्हारी किस्मत में लिखे हो। तुम्हें पता है ना, हम सब भगवान को कितना मानते हैं और किस्मत को तो हम बहुत अच्छे से मानते हैं। ऐसे में मल्होत्रा के घर की बहू बनना तुम्हारी किस्मत में लिखा था, और अभिमन्यु मल्होत्रा की वाइफ बनना भी तुम्हारी किस्मत में लिखा था। याद है ना, गुरुजी ने एक बात और कही थी, तुम उसी घर में जाओगी जिसमें तुम्हारी किस्मत जुड़ी होगी, और तुम बहुत अच्छे घर में जाओगी, बहुत नामी घर में जाओगी। उस समय तो तुमने इग्नोर कर दिया था। तुम्हें लगा ये सब सच नहीं हो सकता है, लेकिन देखो ये सच हो गया है, और ऐसे में तुम अब वहां से जाने की बात कर रही हो। तुम्हें पता है, जब नायरा ने बताया कि वह कितना डरी हुई है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, मैं जानती हूँ उसकी गलती की वजह से तुम्हें वहां फंसना पड़ा, पर अब जो हो गया है उसको निभाने का फैसला भी तुम करोगी, और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए वही रहो। पूर्ण विराम। समीक्षा की बात सुनकर परिणीति अपने आंसुओं को साफ करके कहती है, लेकिन मुझे माँ की फिक्र हो रही है। उन्हें पता चलेगा तो वह मुझसे नफरत करने लगेगी। मैं यहाँ पर जॉब करने आई थी, और ऐसे में मैं ये सब कर रही हूँ। ये बात उन्हें पता चलेगी तो शायद वह सुन नहीं पाएगी। प्लीज मुझसे वादा करोगे तुम माँ को संभाल लोगी? जब सही समय आएगा ना, तब मैं खुद माँ से मिलकर उन्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं माँ से ज्यादा दिन तक सच नहीं छुपा सकती हूँ। तुम वादा करो कि तुम तब तक मेरे साथ रहोगी और मुझे रोज कॉल करोगी। पूर्ण विराम। परिणीति की बात सुनकर समीक्षा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं माँ को संभाल लूंगी, और तुमने बिल्कुल सही कहा। सही समय आते ही हम माँ को सच बता देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपने नए घर में खुश रहो, और अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। चलो अब मैं कॉल रखती हूँ, माँ पूजा करके आने वाली है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर समीक्षा ने फोन रख दिया।
समीक्षा के फोन रखते ही परिणीति ने एक गहरी सांस ली और फिर कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ फोन रखने के बाद समीक्षा अपनी माँ को देखती है, जो पूजा करके प्रसाद देने आई थी। अपने माँ के हाथों से प्रसाद लेकर समीक्षा मुस्कुराते हुए कहती है, माँ अभी अभी मेरी परिणीति से बात हुई। वह वहां पर बहुत खुश है। उसे किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पूर्ण विराम। समीक्षा की बात सुनकर उसकी माँ परेशान भरी आवाज में कहती है, तुम्हारे कहने पर तुम्हारी दोस्त पर भरोसा करके मैंने परिणीति को वहां तो भेज दिया है, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं उसे मुंबई भेजना नहीं चाहती थी। मुझे डर है कहीं उसका वह परिवार उसे पहचान ना ले। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे अपने पास छुपा कर रखा था और तुम वापस उसे उसी जगह पर भेज चुकी हो। परिणीति को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ऐसे में मुंबई में उसका अपना परिवार का दुश्मन भी रहता है। मैं बस भगवान से यही चाहती हूँ कि उन दुश्मनों की नजर परिणीति पर न जाए। पूर्ण विराम। अपनी माँ की बात सुनकर समीक्षा उनको गले लगा कर कहती है, माँ आप इतना फिक्र क्यों कर रही है? परिणीति बिल्कुल ठीक है और मैंने नायरा को परिणीति के बारे में सब कुछ बता दिया है और उसे ये भी कह दिया है कि परिणीति को इन सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, नायरा का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड भी हैं। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वह सब कुछ संभाल लेंगे। पूर्ण विराम। समीक्षा की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुराकर कहती है, हाँ बस यही हो तो बेहतर होगा। तुम्हारे भरोसे मैंने वहां भेज दिया है, पर कोशिश करना कि उसे कुछ भी होना नहीं चाहिए। उसे ना तो अपने परिवार के बारे में पता है और न ही उसे दुनिया वालों के बारे में, क्योंकि दुनिया वाले दो मुखौटे लेकर घूमते हैं। पूर्ण विराम। अपनी माँ की बात सुनकर समीक्षा मुस्कुराते हुए उनके गालों पर किस करके कहती है, माँ भले ही परिणीति को पता नहीं है कि आप उनकी असली माँ नहीं हो, लेकिन परिणीति आपको अपनी माँ मानती है ना, तो यही बहुत है। जरूरी थोड़ी है कि परिणीति को सच पता चलना ही चाहिए। भले ही परिणीति आपकी अपनी बेटी नहीं है, पर आपने हम दोनों को बराबर का प्यार दिया है। कभी भी हम में से किसी को भी इकलौता नहीं समझा है। पूर्ण विराम। समीक्षा की बात सुनकर उसकी माँ उसके गालों पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, भला मैं परिणीति का साथ कैसे छोड़ सकती थी, जबकि मैंने उसकी माँ से वादा किया था। ना जाने उसकी माँ इस समय किस हालत में होगी। जब उसने परिणीति को मुझे सौंपा था ना, तब वह बहुत तकलीफ में थी। आई होप कि वह अब जिंदा हो। अगर वह मुझसे मिलेगी ना, तो मैं उसे परिणीति के बारे में सब कुछ बता दूंगी। पूर्ण विराम। अपनी माँ की बात सुनकर समीक्षा मुंह बनाकर कहती है, माँ अब ये सारी बातें छोड़ो। अब ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है। हमारी परिणीति खुश है, हमारे लिए यही बहुत है। और वैसे भी जब मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी तब मैं भी परिणीति के पास चली जाऊंगी। अब जल्दी से मेरा टिफिन पैक करो, मुझे काम पर भी जाना है। वैसे भी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर परिणीति सोफे पर रखा टॉवल उठाकर अपने कमरे में चली गई। एपिसोड 7, मुझे उसका चेहरा नहीं देखना। परिणीति तैयार होकर नीचे आई तो उसने देखा वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, खास करके औरतें। परिणीति को समझ नहीं आया कि अचानक से घर में इतने सारे औरतें कैसे आ गई। वह नीचे जा ही रही थी कि तभी पूजा मल्होत्रा यानी कि अभिमन्यु की दादी परिणीति का हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कहती है, नीचे जो लोग आए हैं वह तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आए हैं और ऐसे अपना चेहरा लेकर मत जाओ। अपने चेहरे को चुनरी से ढको, फिर नीचे जाना। पूर्ण विराम। पूजा मल्होत्रा की बात सुनकर परिणीति अपने कपड़े को देखने लगी। हालांकि परिणीति ने सूट पहन रखा था, पर वह दुपट्टा उसने पिनअप कर लिया था। ऐसे में चुनरी तो उसके पास है भी नहीं, तो फिर वह भला चुनरी कैसे ले सकती थी। पूजा मल्होत्रा ने जब देखा कि परिणीति क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है, तब उन्होंने एक नजर परिणीति को देखा, फिर नौकर को अपने पास बुलाया। कुछ समय में एक नौकरानी एक थाल में चुनरी लेकर परिणीति के सामने आ गई। तभी पूजा मल्होत्रा ने चुनरी लेकर परिणीति को अच्छे से ओढ़ाया।
अब परिणीति का चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में पूजा मल्होत्रा परिणीति को अपने साथ नीचे लेकर चली गई। औरतें जो वहां बैठकर नाश्ता चाय कर रही थी, परिणीति को देखते ही वह सब एकटक उसे देखने लगी। आकृति मल्होत्रा भी उन लोगों के साथ मौजूद थी। जब उन्होंने देखा कि पूजा मल्होत्रा खुद परिणीति को लेकर आ रही है, तब वह भी उनके साथ चली गई और उन दोनों ने मिलकर परिणीति को सोफे पर बिठाया। नायरा और इवान, वो दोनों भी वहां मौजूद थे। इवान को तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कोई सपना है। हालांकि अभिमन्यु घर में मौजूद नहीं था, ऐसे में उसे परिणीति के लिए बुरा भी लग रहा था। इवान को चुप देखकर नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, भाई ये कोई सपना नहीं हकीकत है। भले ही भाई यहाँ पर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है आगे चलकर वह परिणीति को एक्सेप्ट जरूर करेंगे। पूर्ण विराम। नायरा की बात सुनकर इवान गहरी सांस लेकर कहता है, वह भाभी को एक्सेप्ट तब करेंगे जब भाई घर पर रहेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वह झूठ बोलकर बिजनेस ट्रिप पर चले गए, क्योंकि वह घर नहीं आना चाहते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि भाभी और भाई में कभी भी करीबी आएगी। पूर्ण विराम। इवान की बात सुनकर नायरा मुंह बनाकर कहती है, अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो कम से कम बुरा भी तो मत बोलो। मैं जानती हूँ ये दोनों एक न एक दिन जरूर एक हो जाएंगे और मैं इन दोनों की मिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं माँ के साथ मिलकर इन दोनों को एक करूंगी। पूर्ण विराम। नायरा की बात सुनकर इवान मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं अपनी बहन को कभी मना कर सकता हूँ क्या? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि अगली बार से ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जिससे भाभी को तुम्हारी वजह तकलीफ हो। तुम्हारी वजह से भाभी ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। फिर भी वो तुम्हारे कहने पर इस घर में रहने के लिए भी मान गई है। पर एक बात याद रखना, आगे से भाई अगर भाभी के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो गलती तुम्हारी होगी और ये तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। फिलहाल के लिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, पेशेंट का बार बार कॉल आ रहा है। बाकी कोई परेशानी हुई तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ये कहकर इवान मुस्कुराकर वहां से जाने लगा, लेकिन इससे पहले कि इवान वहां से जाता, तभी पूजा मल्होत्रा उसे रोकते हुए कहती है, इवान तुम परिणीति के देवर हो और ऐसे में पहले तुम्हारा हक बनता है मुंह दिखाई देने का, और तुम बिना परिणीति को कुछ दिया यहाँ से जा रहे हो। पूर्ण विराम। पूजा मल्होत्रा की बात सुनकर इवान के कदम वहीं रुक गए। हालांकि उसे इस रस्म के बारे में पता था, पर उसे इतना ध्यान नहीं था। पर अब तो उसके पास कुछ था भी नहीं जो वह परिणीति को देता। अगर उसे पता होता तो वह कुछ न कुछ जरूर लेकर आता। वह तुरंत पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखने लगा। तभी आकृति मल्होत्रा ने पलकें झपका दी और उसे अपने पास आने का इशारा करने लगी। इवान अपनी माँ के पास आया तो उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स अपने बेटे को दिया। तभी इवान वह बॉक्स लेकर परिणीति के पास आया और फिर चुनरी उसने उसके चेहरे से हटाकर उसके चेहरे को देखकर अपनी माँ का दिया हुआ तोहफा उसे दे दिया। इतना करने के बाद उसने परिणीति के पैर छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर तभी परिणीति उसे रोकने लगी। पर इससे पहले कि वह उसे रोकती, उसी वक्त पूजा मल्होत्रा परिणीति को देखकर कहती है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। भले ही उम्र में वो तुमसे बड़ा हो, लेकिन रिश्ते में वो तुमसे छोटा है, इसीलिए तुम इसे आशीर्वाद दे सकती हो। पूर्ण विराम। पूजा मल्होत्रा की बात सुनकर परिणीति हैरानी से उन्हें देखने लगी। तभी इवान मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं भाभी, मैं जानता हूँ आप इस समय कंफर्टेबल नहीं है। हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको हमारे साथ भी अच्छा लगेगा। फिलहाल मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बता सकती हैं। मेरा नंबर आपको नायरा दे देगी। पूर्ण विराम। इतना कहकर इवान अपना मेडिकल बैग लेकर वहां से चला गया। इवान के जाते ही वहां पर जितनी भी महिला ही थी वह भी एक एक करके परिणीति को तोहफा देकर उसका चेहरा देखने लगी। परिणीति बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी।
हालांकि उन्होंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वो उतनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन हाँ जितनी भी थी बहुत ज्यादा प्यारी थी। परिणीति को देखने के बाद सभी महिलाएं मुस्कुराने लगी और उसमें से एक महिला पूजा मल्होत्रा को देखकर कहती है, मानना पड़ेगा सिंघानिया परिवार की बेटी तो बहुत ज्यादा प्यारी है। फाइनली तुम्हारे पोते की शादी हो गई, वरना हम तो यही सोचते थे कि कहीं इस बार भी दुल्हन गायब न हो जाए। सच कहूं तो इस बार हम आने वाले भी नहीं थे, क्योंकि हर बार तो एक ही चीज होती थी, मंडप पर आते आते लड़की गायब हो जाती थी। पर अब मैं बहुत खुश हूं कि अभिमन्यु ने शादी कर ली है। अब किसी चीज की परेशानी नहीं है। तुम्हारी घर की बहू भी बहुत अच्छी है। पूर्ण विराम। उसकी बातों को सुनकर पूजा मल्होत्रा हल्का सा मुस्कुराई। तभी आकृति मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा आंटी, हमारी बहू बहुत अच्छी है। आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, तब तक मैं इसे किचन में लेकर जा रही हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर आकृति मल्होत्रा परिणीति को वहां से उठाकर किचन में चली गई और अपने साथ नायरा को भी आने का इशारा किया। किचन के दरवाजे के पास पहुंचते ही आकृति ने परिणीति से कहा, देखो हमारे घर में कोई भी चप्पल पहनकर किचन में नहीं जाता है। मुझे नहीं पता तुम्हारे घर में कैसे होता होगा, लेकिन हमारे घर में ऐसा ही है, तो तुम यहाँ पर चप्पल उतार दो, तभी किचन में जाना। पूर्ण विराम। आकृति मल्होत्रा की बात सुनकर परिणीति ने नायरा को देखा और फिर धीरे से अपनी चप्पल उतारकर आकृति मल्होत्रा के साथ किचन के अंदर चली गई। किचन में आते ही नायरा ने अपनी माँ को देखते हुए कहा, माँ आप परिणीति को किचन में लेकर क्यों आए हैं? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। नायरा की बात सुनकर आकृति मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि परिणीति की शादी हो चुकी है और उसकी पहली रसोई है, उसे सभी के लिए कुछ मीठा बनाना होगा। यह महिलाएं तब तक नहीं जाएगी जब तक वह पहली रसोई का मीठा नहीं खा लेती है। ऐसे में आज का मीठा परिणीति बनाएगी। पूर्ण विराम। आकृति की बातों को सुनकर नायरा परिणीति को देखने लगी, क्योंकि नायरा को बिल्कुल पता नहीं था कि परिणीति को खाना बनाना आता भी है या नहीं। परिणीति ने जब नायरा के चेहरे पर परेशानी देखी तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, फिकर मत करो, मुझे खाना बनाना आता है। पूर्ण विराम। ये कहकर परिणीति आकृति मल्होत्रा से कहती है, आंटी आप दोनों बाहर मेरा इंतजार कीजिए, जैसे ही बन जाएगा मैं आपको बुला लूंगी। पूर्ण विराम। परिणीति के मुंह से आंटी सुनकर आकृति उसके पास आकर कहती है, देखो आज तुमने मुझे आंटी कह दिया है, अगली बार से मत कहना, खास करके इन महिलाओं के सामने। भले ही शादी कैसे भी हुई हो, अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो और अभिमन्यु की पत्नी हो। उस अधिकार के साथ मैं अब तुम्हारी माँ हूँ, तो तुम मुझे मम्मी कहकर बुला सकती हो। पूर्ण विराम। इतना कहकर आकृति मल्होत्रा वहां से चली गई। अपनी माँ को जाते हुए देखकर नायरा परिणीति के पास आकर कहती है, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हालांकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें सामान ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। पूर्ण विराम। नायरा की बात सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी, मेरा मतलब मम्मी ने सारा सामान पहले ही निकाल दिया है, देखो टेबल पर रखा हुआ है, मुझे बस हलवा बनाना है। पूर्ण विराम। परिणीति की बात सुनकर नायरा मुस्कुराकर वहां से चली गई। तब परिणीति किचन में अकेली रहकर सभी के लिए हलवा बनाने लगी। इधर दूसरी तरफ अभिमन्यु गाड़ी में बैठा हुआ था। तभी उसका असिस्टेंट मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर आप कब तक घर नहीं जाएंगे? आपको क्या लगता है आपके भाई को पता नहीं चला होगा कि आपने घर वालों से झूठ कहा है? पूर्ण विराम। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर अभिमन्यु अपनी आंखें खोलकर उसे देखकर कहता है, इवान को अगर पता चल भी जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे परिवार को पता नहीं चलना चाहिए। वैसे भी मैं अभी कुछ दिन तक उस घर में नहीं जाना चाहता हूँ जिस घर में वह लड़की रहती हो। पूर्ण विराम। अभिमन्यु की बात सुनकर असिस्टेंट मुस्कुरा कर कहता है, जब आपने झूठ कह दिया है तो क्यों ना आप बिजनेस ट्रिप पर चले जाएं।
वैसे भी मिस्टर सक्सेना ने फोन करके कहा था कि वह अभी इंडिया नहीं आ सकते हैं, तो क्यों ना आप उनके साथ मीटिंग करने के लिए उन्हीं के पास चले जाएं। वैसे तो मैं जानता हूं कि सभी क्लाइंट आपके पास खुद मीटिंग करने आते हैं, पर मैं बस आपको सलाह दे रहा हूं। अगर आपको ये सही लगे, तो आप घर जाने से बच भी सकते हैं। पूर्ण विराम। असिस्टेंट की बात सुनकर अभिमन्यु ने घड़ी में समय देखा, तो अभी सुबह के 9 बजे बजने वाले थे। ये देखकर वह उसे देखकर कहता है, ठीक है, तुम प्राइवेट जेट तैयार करवाओ। मैं आज ही बिजनेस ट्रिप पर निकल रहा हूँ। पूर्ण विराम। अभिमन्यु की बात सुनकर असिस्टेंट हैरानी से उसे देखने लगा। उसे लगा था शायद उसके ऐसा कहने पर अभिमन्यु वापस घर चला जाएगा, पर यहाँ तो वह घर जाने की बजाय बिजनेस ट्रिप पर जाने की बात करने लगा। जबकि वह जल्दी बिजनेस ट्रिप पर तभी जाता है जब एक ही शहर के कुछ क्लाइंट उसके साथ मीटिंग करने की रिक्वेस्ट करते हैं। असिस्टेंट को यूं हैरान देखकर अभिमन्यु गुस्से में कहता है, अब मेरा मुंह देखते रहोगे या फिर जल्दी से क्लाइंट को इन्फॉर्म भी करोगे? मैं नहीं चाहता हूं वहां जाकर मेरा समय ऐसे में बर्बाद हो, इसीलिए उन्हें पहले इन्फॉर्म कर दो कि मैं मीटिंग करने के लिए उनके शहर आ रहा हूं। पूर्ण विराम। इतना कहकर अभिमन्यु ने अपना फोन निकाला और फिर किसी को कॉल करने लगा। जब असिस्टेंट ने ये देखा, तब अपना लैपटॉप लेकर जल्दी से उन सभी क्लाइंट को ईमेल करके इन्फॉर्म करने लगा। एपिसोड 8 दूरियां। कुछ समय बाद जितनी भी महिला मुंह दिखाई के लिए आई हुई थी, वह सभी के सभी वहां से जा चुकी थी। परिणीति ने जब देखा कि अब सिर्फ घर के परिवार ही बचे हुए हैं, तब वह नायरा के पास आ गई। उस वक्त आकृति मल्होत्रा अपने पति मनोज मल्होत्रा को देखकर कहने लगी, आखिर ये लड़का है कहाँ? अभी तक वह घर नहीं आया है और आप अचानक से कह रहे हैं कि वह बिजनेस ट्रिप पर चला गया। वह ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी नई नई शादी हुई है, उसे यहाँ रहना चाहिए। आकृति मल्होत्रा की बात सुनकर मनोज मल्होत्रा गहरी सांस लेकर कहते हैं, तुम्हें लगता है वह यहाँ रहने वाला है? वह इन सब चीजों से बहुत नफरत करता है और बड़ी मुश्किल से हमने उसे शादी के लिए मनाया था, और देखो जब उसकी शादी हो भी गई तो एक ऐसी लड़की थी जिसे कोई नहीं जानता है, तो फिर वह कैसे एक्सेप्ट करेगा? मैं तो कहता हूँ कि हमें इन दोनों को अलग कर देना चाहिए। ऐसे में परिणीति की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है और अभिमन्यु की भी। अभिमन्यु को जिससे शादी करनी है हम उसकी शादी उसी से करवाएंगे। मनोज मल्होत्रा की बात सुनकर आकृति मल्होत्रा हैरानी से कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? यह शादी है, कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं जो हम जब मन चाहे करवा दे, जब मन चाहे तोड़कर रख दे। आप अभिमन्यु के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं परिणीति के बारे में भी सोच रही हूँ। वह इन सब चीजों को बहुत मानती है। जब उसे पता चलेगा कि हम क्या सोच रहे हैं तो उसे कितना बुरा लगेगा। हम मानते हैं कि अभिमन्यु के गुस्से से कोई नहीं बच सका है। आप भी उसके गुस्से से डरते हैं। इनफैक्ट घर के सभी मेंबर डरते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम परिणीति की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं ना। अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो ठीक है, मैं खुद अभिमन्यु से बात करने की कोशिश करती हूँ। ये कहकर आकृति मल्होत्रा ने अपना फोन निकाला और अभिमन्यु को कॉल करने लगी। इधर परिणीति नायरा एक साथ वहां बैठकर आकृति मल्होत्रा की बात सुन रही थी। हालांकि परिणीति को ये सब जानकर अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो बेचारी वह शादी करना भी नहीं चाहती थी, दूसरा उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो खुद इस शादी को मानना नहीं चाहता है और खुद यहाँ से चला भी गया। नायरा ने जब देखा कि कैसे परिणीति उदास हो गई है, तब वह उसके हाथ को पकड़ के मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर तुम फिक्र मत करो। मेरे होते हुए तुम्हें कभी बुरा नहीं लगेगा। अगर भाई यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बाहर घूमने लेकर चलती हूँ। कम से कम तुम भी कुछ दिन बाहर रहोगी तो अच्छा लगेगा। नायरा की बात सुनकर परिणीति उसे देखने लगी। तभी मनोज मल्होत्रा जो वहां पर अपनी बेटी की बात सुन चुके थे, वह उन दोनों के पास आकर परिणीति से कहते हैं, नायरा बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे माहौल में रहोगी तो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा।
तुम चाहो तो तुम बाहर घूमने जा सकती हो और फिक्र मत करो, कुछ बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ रहेंगे जो हर समय तुम्हारी रक्षा करेंगे। मनोज मल्होत्रा की बात सुनकर परिणीति तुरंत उठकर उन्हें देखकर कहने लगी, नहीं पापा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। मैं यही रहूंगी। वह यहाँ नहीं है तो क्या हो गया? क्या आप लोगों को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है? अगर ऐसा है तो मैं वापस अपने घर जा सकती हूँ, लेकिन मैं बाहर घूमने नहीं जाऊंगी। परिणीति की बात सुनकर मनोज मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, हम आपको भगा नहीं रहे हैं। हम बस चाहते हैं कि आप खुद को अच्छा फील करवाओ। ऐसे में जिस सिचुएशन में आप फंसी हैं ना, मैं जानता हूँ उससे आपको बहुत अजीब लग रहा होगा। मेरे बेटे की वजह से आपको परेशानी भी हो रही है, इसीलिए मैं चाहता था, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकती हो। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और वैसे भी यह घर तुम्हारा भी है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें किसी चीज की तकलीफ ना हो। ऑलरेडी नायरा की वजह से तुमने बहुत कुछ झेला है। हमेशा खुश रहना। कभी प्रॉब्लम हुई तो मुझे जरूर याद करना। इतना कहकर मनोज मल्होत्रा अपनी पत्नी आकृति मल्होत्रा के पास चले गए। इधर आकृति मल्होत्रा अभिमन्यु से फोन पर बात कर चुकी थी, जिसके बाद फोन रखने के बाद वह अपने पति से कहती है, ये तो बिजनेस ट्रिप पर चला गया है। अब तो मुझे लग रहा है ये 5 दिन बाद यहाँ आने वाला है। खैर, अब हम क्या ही कर सकते हैं। उसके सामने आकर हमारी चलती भी तो नहीं है। आकृति मल्होत्रा की बात सुनकर मनोज मल्होत्रा मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने बोला था ना, मैं अभिमन्यु को जानता हूँ। फिलहाल के लिए उसे अपना काम करने दो, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले उसका काम आता है और उसके बीच में कोई भी आएगा तो उसे नफरत होती है। ऐसे में हम वहां पर नहीं जाएंगे। जब तक वह वहां रहना चाहता है रहेगा, उसका मन होगा तो वह वापस आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। इतना कहकर मनोज मल्होत्रा अपना लैपटॉप लेकर घर से बाहर चले गए। इधर दूसरी तरफ अभिमन्यु क्लाइंट के साथ मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। काफी सारे क्लाइंट वहां पर मौजूद थे, जो अभिमन्यु के नए प्रोजेक्ट पर इम्प्रेस हो चुके थे और वह सब के सब उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे। यहाँ तक कि अपने शेयर को भी बेचना चाहते थे। अभिमन्यु का असिस्टेंट जो उसके बगल में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था, जब उसने देखा कि सारे क्लाइंट के शेयर अब स्क्रीन पर दिखाई देने लगे हैं, तब उसने अभिमन्यु को इशारा किया। अभिमन्यु ने भी स्क्रीन पर शेयर मार्केट के स्टॉक को देखा, जिसे देखते ही वह गुस्से में उन सभी क्लाइंट को देखकर कहने लगा, तुम लोगों के शेयर इतनी ज्यादा गिरे हुए हैं कि मैं उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ। कम से कम 55% तो तुम लोगों का स्टॉक बचना चाहिए था, पर यहाँ तो बहुत ज्यादा नीचे है। अभिमन्यु की बात सुनकर एक क्लाइंट घबराते हुए कहता है, जी सर, मैं ये जानता हूँ, लेकिन इसीलिए तो हम आपसे मदद मांग रहे हैं। अगर आप हाथ आगे बढ़ा देंगे तो शायद हमारी कंपनी भी ऊंची हो जाएगी, और आपको तो पता है ना सिंघानिया परिवार किस तरह से हमारे कंपनी को खरीदना चाहता है, और अब तो सिंघानिया परिवार की बेटी भी आपकी वाइफ बन चुकी है, तो आपने भी उनके साथ हाथ मिला ही लिया होगा। क्लाइंट की बात सुनते ही असिस्टेंट जो लैपटॉप स्क्रीन पर काम कर ही रहा था, वह तुरंत अभिमन्यु को देखने लगा, जो गुस्से में अपनी जलती आंखों से उस क्लाइंट को देख रहा था जिसने ये सवाल कर दिया था। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभिमन्यु अब कभी भी बम ब्लास्ट करने वाला हो। एपिसोड 9 घर लौटना। इससे पहले कि अभिमन्यु गुस्से में कुछ कहता, तभी असिस्टेंट माहौल को संभालते हुए कहता है, अभी हम लोग मीटिंग की बात कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। फालतू की बातें करने से अच्छा है कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए। वैसे भी सर ने जो कहा है वह बिल्कुल सही कहा है। आप लोगों के स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं, और ऐसे में हमारी कंपनी आपके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करेगी। असिस्टेंट की बात सुनते ही सभी क्लाइंट एक दूसरे को देखने लगे। तभी अभिमन्यु ने देखा कि असिस्टेंट सब कुछ संभाल रहा है। तब वह खुद के गुस्से को शांत करके कहता है, जब आपने मेरे असिस्टेंट की बात सुन ही ली है तो मेरी भी बात सुनिए। इसने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक कहा है।
अगर आप लोगों को हमारी कंपनी के साथ कोई भी पार्टनरशिप करनी है, तो पहले आप लोगों को अपने स्टॉक बढ़ाने होंगे। जिस तरह से आपकी कंपनी डूबी हुई है, मुझे नहीं लगता है ऐसे में मैं आपकी मदद करूंगा। आपको अगर इतना ही शौक है किसी के साथ पार्टनरशिप करने का, तो आप मिस्टर सिंघानिया के पास जाकर उनसे मदद मांगिए। वैसे भी उनका बेटा भी है और वह आपकी मदद बहुत अच्छे से करेगा। अभिमन्यु मल्होत्रा की बात सुनकर एक क्लाइंट घबराते हुए कहता है, सर, मिस्टर सिंघानिया का बेटा जरूर है, लेकिन अभी तक मिस्टर सिंघानिया ने उन्हें अपने बिजनेस में दाखिल नहीं करवाया है, और ऐसे में हम अभी उनके पास जाकर मदद कैसे मांगेंगे। हम बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको हमारे साथ पार्टनरशिप नहीं करना है तो हम आपको एक और ऑफर दे सकते हैं। हमारे कंपनी जैसे ही आपके साथ पार्टनरशिप करेगी और उसमें जितने भी स्टॉक आएंगे उसका 90% आपको मिलेगा और हम 10% हम रख लेंगे। सर, प्लीज मना मत कीजिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है। हम सच में इस समय बहुत ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं और ऐसे में 10% भी हमें मिल जाएगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारी कंपनी और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, हम कोशिश करेंगे कि हम अपना पूरा मुकाम हासिल कर ले और हम हमेशा आपके कंपनी के एहसानमंद बन रहेंगे। क्लाइंट की बातों को सुनकर असिस्टेंट ने अभिमन्यु को कुछ इशारा किया, जिसे देखकर अभिमन्यु लैपटॉप को देखने लगा, जहां पर असिस्टेंट कुछ टाइपिंग कर रहा था। असिस्टेंट के लिखे हुए मैसेज को देखकर अभिमन्यु गहरी सांस लेकर कहता है, ओके, इट्स फाइन, मैं कॉन्टैक्ट सेंड कर रहा हूं, पर एक बात याद रखिएगा, धोखा देने के बारे में गलती से भी मत सोचिएगा, अदरवाइज धोखा किसे कहते हैं यह मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता सकता हूं। चलो, आज की मीटिंग ही खत्म हुई। अगली बार से कोई मीटिंग होगी तो मेरे कंपनी आ जाना। मैं यूं बार बार बिजनेस ट्रिप पर यहाँ नहीं आने वाला हूँ। मेरे पास और भी काम है और ऐसे में मेरा आधा समय बर्बाद हो चुका है। इतनी देर में मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाकर रख देता। इतना कहकर अभिमन्यु असिस्टेंट को इशारा करके मीटिंग रूम से बाहर चला गया। जब असिस्टेंट ने ये देखा तो वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर को वहीं छोड़कर अभिमन्यु के पीछे चला गया। मीटिंग रूम में बैठे सभी क्लाइंट एक दूसरे को देख रहे थे। हालांकि अभिमन्यु के बात करने का व्यवहार किसी को पसंद नहीं था, लेकिन उनमें से किसी की कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी। उन सभी ने एक दूसरे से डिस्कस किया और फिर चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया। इधर असिस्टेंट अभिमन्यु के पास आते ही घबराते हुए कहता है, सर, आप तो बिजनेस ट्रिप पर आए थे। मुझे लगा था 3-4 दिन तक आप यहीं रहने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से आप अपनी मीटिंग खत्म कर रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि आप आज ही घर जाने वाले हैं। अब तो कोई मीटिंग है भी नहीं जिसके लिए आप कहीं जाएंगे। या तो आप घर चलिए या फिर आप कुछ दिन तक लंदन चले जाए। असिस्टेंट की बात सुनकर अभिमन्यु ने उसे देखा, फिर अपना फोन निकालकर एक कॉल लगाया। फोन पर बात करने के बाद वह असिस्टेंट से कहता है, अब मैं घर जाऊंगा, प्राइवेट जेट तैयार करो, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अभिमन्यु मल्होत्रा असिस्टेंट को वहीं छोड़कर वहां से चला गया। इधर दूसरी तरफ सुबह से शाम हो चुकी थी। अभिमन्यु अभी तक घर नहीं आया था। हालांकि सभी घर वालों को ये पता था अभिमन्यु बिजनेस ट्रिप पर गया है, और वह जब भी कभी बिजनेस ट्रिप पर जाता है, वह कम से कम 5 दिन बाद ही घर वापस आता था। आकृति मल्होत्रा की देवरानी, जो वहां बैठकर चाय बिस्कुट खा रही थी, वह परिणीति को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी, ऐसे शादी को हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भी चला गया। मैं मानती हूँ शादी धोखे से हुई है, लेकिन शादी तो हो गई है ना। अपनी देवरानी की बात सुनकर आकृति मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कहती है, छोटी, कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो। इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? गलती तो अभिमन्यु की है ना। अब वह घर नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? उसके सामने किसी की हिम्मत है बोलने की, जो हम बोलेंगे? हम बस यही चाहते हैं कि वह घर आए और उसे एहसास हो ऐसे में दूर रहकर कुछ होने वाला नहीं है। अपनी जेठानी की बात सुनकर प्रेरणा मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी भाभी जी,
अगर देखा जाए तो अभिमन्यु ने कुछ गलत नहीं किया है। जैसे भी हो उसे धोखा तो मिला है और ऐसे में वह बेचारा करेगा भी क्या। एक तो बड़ी मुश्किल से शादी के लिए हमने उसे मनाया था और उसकी शादी भी ऐसी जगह हुई है जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। नायरा का क्या है, वह बहुत मासूम है, उसे कोई भी अपने जाल में फंसा सकता है। प्रेरणा मल्होत्रा की बात सुनकर आकृति मल्होत्रा उन्हें देखने लगी। तभी नायरा अपनी चाची के बगल में बैठकर उनके प्लेट से बिस्किट लेकर कहती है, चाची आप मेरी फिक्र मत करो, मैं भले ही नादान हूँ, मासूम हूँ, लेकिन मेरे पास दिमाग बहुत है और परिणीति ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम भले ही बहुत कम मिले हैं, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह एक समय पर खुद को धोखा दे देगी पर किसी सामने वाले को धोखा नहीं देगी। और यहाँ पर गलती परिणीति की नहीं है, बल्कि मेरी है। मेरी वजह से उसकी शादी हुई है और आप लोग उस पर ही ब्लेम लगा रहे हो। उस बेचारी को तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने गलती की है, पर मुझे भाई के सामने सच बोलने से डर लग रहा है। मैं वापस बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ। मैं बस भाई की खुशी के लिए ये कर रही थी, पर मुझे क्या पता था मेरी ही वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि यह सब करने से पहले मुझे आप लोगों की परमिशन लेनी चाहिए थी। आप लोगों को बताना चाहिए था, पर मैं क्या करती। अब जो हो गया है उसे मैं सुधार तो नहीं सकती हूँ। अब बस एक ही उम्मीद करती हूँ कि भाई सब कुछ भूल कर परिणीति को एक्सेप्ट कर ले। अब बस उनके घर आने की देरी है। वह घर आएंगे तो मैं उनसे खुद बात करूंगी, उन्हें सच बताऊंगी। एपिसोड 10 अभिमन्यु तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। रात का समय, परिणीति अभिमन्यु के कमरे में ही सो रही थी, क्योंकि अब तक उसे कोई दूसरा कमरा नहीं मिला था। ऐसे में सभी घर वालों ने उसे अभिमन्यु के कमरे में ही भेज दिया था। वह बड़े सुकून के साथ सो रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके कमरे में आ रहा है। परिणीति ने जल्दी अपनी आंखें खोली और सामने खिड़की को देखने लगी। खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी और ठंडी हवाएं कमरे में आ रही थी। हालांकि पहले तो परिणीति को काफी डर भी लग रहा था, लेकिन वह खिड़की बंद करने के लिए बेड से नीचे उतर गई। परिणीति धीरे कदमों से चलते हुए खिड़की के पास पहुंची और खिड़की को पकड़ के उसे अंदर की ओर खींचने लगी। हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि खिड़की भी परिणीति के हाथ में नहीं आ रही थी, जिस वजह से परिणीति को और ज्यादा आगे बढ़ना पड़ा। परिणीति खिड़की पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खिड़की बार बार पीछे की ओर ही जा रही थी। आखिर में परिणीति ने एक खिड़की को पकड़ लिया और उसे अंदर की ओर खींचने लगी। वह दूसरा पकड़ने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर दूसरे खिड़की को पकड़ रखा है। परिणीति को पीछे देखने का मौका भी नहीं मिल पाया और उसके पीछे खड़े शख्स ने खिड़की को पकड़ के तुरंत खिड़की बंद कर दिया। कमरे में अंधेरा होने के कारण परिणीति को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी थोड़ी रोशनी खिड़की के बाहर से आ भी रही थी। वह रोशनी भी अब बंद हो चुकी थी। परिणीति खिड़की बंद होते ही जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी नजर अचानक से अपने सामने खड़े शख्स पर गई। परिणीति के पास कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। आधी रात को जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा सभी लोग सो चुके हैं, इसीलिए वह बिना किसी को डिस्टर्ब किया अपने कमरे में चला आया। पर उसे क्या पता था उसके कमरे में पहले से ही कोई मौजूद होगा। खिड़की बंद करते ही उसकी नजर परिणीति पर चली गई। कमरे में रोशनी न होने के कारण अभिमन्यु को परिणीति की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। वह अभी भी परिणीति के चेहरे के काफी ज्यादा करीब था। परिणीति जानती थी यह कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ही है, पर न जाने क्यों ये सोचकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। कुछ देर तक अभिमन्यु ने परिणीति को देखा, फिर तुरंत उसके हाथ को पकड़ के गुस्से में कमरे से बाहर उसे धक्का देते हुए चिल्लाने लगा। पहले तो उसने कमरे की लाइट ऑन की और फिर परिणीति को गुस्से में देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में रहने की। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही कमरे में रोशनी आई, पहले तो परिणीति का चेहरा अभिमन्यु को दिखने लगा। हालांकि जब अभिमन्यु ने परिणीति को धक्का दिया था तब परिणीति रेलिंग के सहारे हल्का सा नीचे गिर गई थी।
हाथ में हल्की चोट लगने की वजह से उसने पहले अपने हाथ को देखा और फिर अभिमन्यु को। अभिमन्यु को देखते ही परिणीति घबरा चुकी थी। तभी अभिमन्यु ने दोबारा कहा, मैंने पूछा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मुझे मेरे कमरे में कोई दूसरा इंसान पसंद नहीं है, खास करके तुम जैसी लड़की? अभिमन्यु की बात सुनकर परिणीति घबराते हुए कहती है, मुझे पता नहीं था कि यह आपका कमरा है और वह मम्मी ने मुझे इस कमरे में भेजा था। अगर मुझे पता होता यह आपका कमरा है तो मैं कभी कभी नहीं आती। परिणीति की बात सुनकर अभिमन्यु ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, मम्मी ने? वाओ, मतलब शादी करके तुमने मेरे परिवार को भी अपने तरफ कर लिया है। आखिर तुम दिखाना क्या चाहती हो? पहले तो बिना कुछ सोचे समझे मुझसे शादी कर ली। तुम्हें घर पैसा चाहिए था ना? पहले बता देती, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेज देता जहां पर तुम्हें बड़े आराम से काम करने के पैसे मिल जाते। अफकोर्स सी बात है, तुम्हें तो पता ही होगा। अरे वही जगह जहां पर लड़कियों की बोली लगती है। कहो तो मैं तुम्हें वह भिजवा दूं। आइंदा से अगर तुम मेरे कमरे के दरवाजे के पास भी मुझे नजर आ गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना ये चेहरा मुझे दोबारा मत दिखा देना, वरना इस चेहरे को ऐसे बिगड़ूंगा कि तुम जिंदगी पर पछताती रहोगी। इतना कहकर अभिमन्यु ने गुस्से में कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। परिणीति ने देखा कमरे का दरवाजा बंद हो चुका है, तब वह आसपास जगह पर देखने लगी। पूरे घर में अंधेरा था और अब तक घर में कोई भी मेंबर उठा नहीं था। ऐसे में उसे समझ नहीं आया कि आखिर वह कहाँ जाए, क्योंकि अगर वह नायरा के कमरे में जाएगी तो नायर को खामोखा परेशानी होगी। कुछ देर तक दरवाजे के पास रहने के बाद परिणीति नीचे हॉल में चली गई। जब उसने देखा वहां कोई नहीं है, तब उसने सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि अभिमन्यु की कड़वी बातें उसके दिल में ऐसे चुभ रही थी जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। वह अपने आंखों में रुके आंसू को बहाते हुए मन ही मन कहती है, आखिर आप चाहते क्या हो? मैंने तो आपसे बस एक ही चीज मांगी थी ना, मेरा जीवन साथी जो भी बने वह बस मेरा साथ दे सके, मुझे सपोर्ट कर सके। पर आपने मेरी किस्मत इतनी बदकिस्मत क्यों लिखी है? महादेव, मैंने हमेशा आपके मंदिर जाकर कुछ नहीं मांगा था। जो मांगा था वह अपने पहले ही दे रखा था, और जो मेरी माँ मांगा करती थी वह आप देने में झिझक रहे थे, और जब दिया तो ऐसे दिया जैसे यह मेरा है ही नहीं। क्या सच में ये किस्मत आपने लिखी है या फिर मेरी किस्मत बदल गई? ये घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। भले ही कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने इतनी कड़वी बातें नहीं कही जितनी कड़वी बातें मेरे खुद के पति ने कर दी। मेरा तो बस एक ही सपना रहा था, मेरी शादी जिससे भी हो, मेरा पति मेरी इज्जत करे, लेकिन यहाँ तो एक ही पल में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। इतना कहकर परिणीति अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपाते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके दिल में जितना भी दर्द छुपा था वह आंसू में बह जा रहे थे। उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह वहां से भागकर अपनी माँ के पास चले जाए। इधर अभिमन्यु कमरे में आते ही बेड पर सोने चला गया था, लेकिन परिणीति बेड पर सोई हुई थी, जिसकी खुशबू उसे अपने बेड पर महसूस हो रही थी। वह बार बार करवटें बदलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। ऐसे में वह गुस्से में बेड से नीचे उतरा और कपड़े लेने के लिए कबर्ड के पास चला गया। जैसे ही उसने कबर्ड खोला, उसकी आंखें गुस्से से लाल होती चली गई, क्योंकि कबर्ड में उसके कपड़े के साथ साथ परिणीति के भी कपड़े रखे हुए थे। उसने तुरंत कबर्ड में रखे हुए परिणीति के सारे कपड़े को बाहर निकाला और उसे फर्श पर फेंककर गुस्से में दांत पीसकर खुद से कहा, वह लड़की इस रूम में नहीं रह सकती है, तो उसका सामान भी इस कमरे में नहीं रहेगा कि मेरे परिवार वाले ने सोच के क्या भेजा था। उन्हें क्या लगा था मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा? कभी नहीं। इतने समय तक मैं दुल्हनों को गायब कर रहा था, इसके लिए नहीं क्योंकि मुझे शादी करनी थी, इसके लिए क्योंकि मुझे अपने जिंदगी में अकेले रहना था। लेकिन इस लड़की ने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को जो भरने की जो कोशिश की है ना, उसका अंजाम तो इसे भुगतना ही पड़ेगा।
अभिमन्यु मल्होत्रा क्या चीज है, इसे अब पता चलेगा। तुम मेरे नर्क में आए हो ना, मैं तुम्हें इतना अच्छा नरक की सैर करवाऊंगा कि तुम खुद निकलने पर मजबूर हो जाओगी। इतना कहकर अभिमन्यु ने टेबल पर रखे माचिस को लेकर उसे जलाकर परिणीति के सारे कपड़ों को जला दिया। पूरे कपड़ों में आग फैल रही थी। अभिमन्यु तब तक वही रहा जब तक पूरे कपड़े जल नहीं गए। सारे कपड़े के जलने के बाद वह गुस्से में कैमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर वह स्टडी रूम में जा रहा था कि तभी उसने रेलिंग के सहारे ही नीचे की ओर परिणीति को देख लिया जो सोफे पर सो रही थी। परिणीति को वहां सोते हुए देखकर अभिमन्यु गुस्से में मुट्ठी बंद करके कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम देखती जाओ अब अभिमन्यु मल्होत्रा क्या क्या करता है। आज तक अभिमन्यु ने उन लड़कियों को नहीं छोड़ा है जिसने उसकी जिंदगी में आने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु गुस्से में चला गया। अभिमन्यु जैसे ही स्टडी रूम में आया, उसने देखा उसका असिस्टेंट वहां पहले से मौजूद है। साकेत को देखते ही अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। अभिमन्यु को सामने देखकर साकेत जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, वह मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं बस सोने ही जा रहा था, तभी मुझे फोन पर मैनेजर का कॉल आ गया। उसने कहा है कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है, बस मैं उसे ही चेक कर रहा था, मुझे लग रहा है उसमें किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। साकेत के मुंह से धोखा शब्द सुनते ही अभिमन्यु गुस्से में तिलमिला उठा। एक तो पहले से ही इतने समय तक उसे धोखा ही मिल रहा है और ऊपर से कंपनी में भी अब घोटाला होने लगा है। ये सोचकर वह साकेत के बगल में बैठते हुए कहता है, किसने दिया धोखा, उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए और हाँ, उसकी कंपनी बर्बाद करने की तुम तैयारी करो। अभिमन्यु की बात सुनकर साकेत मुस्कुराते हुए कहता है, आप फिक्र मत करो, वह काम मैंने कर दिया है। सुबह होते ही मिस्टर कपाड़िया को ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी और उसमें उन्हें ये सुनने को मिलेगा कि कपाड़िया कंपनी को बैंकक्रप्ट कर दिया गया है। मिस्टर कपाड़िया ने अपनी बेटी के साथ मिलकर बहुत बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने बैंक से लोन लेकर काले धन को अपने घर में रखा और ऊपर से लोन न चुकाने का बहाना बनाते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ा दिया। उनको एक ताकतवर हाथ की जरूरत थी जो उनको सपोर्ट कर सके, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वह हमारे कंपनी के साथ डील करेंगे और हमें अपना काला धन देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें पता तो चलता नहीं कि वह पैसे उनके पास कहां से आए हैं, शायद हम एक्सेप्ट भी कर लेते और यही सोचकर उन्होंने हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजा था। बिना पढ़े उस समय हमने ध्यान नहीं दिया था। मिस्टर कपाड़िया को लगा था शादी में बिजी होने की वजह से हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मैंने मैनेजर से पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जांच करने को कहा था, उसके बाद ही तुम्हारे पास भेजने के लिए। इसीलिए मैनेजर ने जब कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से जांच करवाया तो पता चला उसमें कुछ चीज ऐसे लिखे हुए हैं जो आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचा सकते थे, हमारे कंपनी को नीचे गिरा सकते थे। मिस्टर कपाड़िया का एक प्लान तो फ्लॉप हो गया। उन्होंने अपना दूसरा प्लान भी बना कर रखा था जो उनके ही मैनेजर से पता चला है। उन्होंने सोचा था वह अपनी बेटी को आगे बढ़ाकर तुम पर केस करवाएंगे, वह भी एक रेप केस में, ताकि तुम कुछ दिन तक इन मीडिया वालों और पुलिस के झंझट में फंसते रहो। लेकिन मैंने मिस्टर कपाड़िया को इसका भी जवाब दे दिया है। अपने असिस्टेंट साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर कपाड़िया की बेटी के बारे में तो मुझे पहले से पता था, वह मुझसे मिलने भी आई थी, पर अफसोस मैंने अपनी चाल चल दी थी। उसे लगा था मैं अभिमन्यु मल्होत्रा जैसा इंसान उससे मिलूंगा। उसने ये सोच भी कैसे लिया। कल का दिन मुझे पूरा समय न्यूज में मिस्टर कपाड़िया के बैंकक्रप्ट की सीन दिखना चाहिए। और हाँ, मीडिया वालों से ये भी कह देना ब्रेकिंग न्यूज में ये लिखने के लिए कि अगर किसी ने भी गलती से मल्होत्रा कंपनी के साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मल्होत्रा कंपनी उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।